दोस्तों, आज हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पढ़ेंगे। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ही समानता रखती हैं, पर ये दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हम लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, पर ये दोनों कभी भी एक नहीं है। आज मैं इन दोनों में जो अंतर है मैं आप लोग को पूरा ही अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी, ताकि भविष्य में आप लोगों को कभी इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? अयोगवाह। दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को अयोगवाह के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। अयोगवाह कौन कौन सी है? हम अयोगवाह दो तरह के हैं, एक अंग और दूसरा अह। हम अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, अ के योग से बने हैं और क्या करते हैं, व्यंजन को वहन करते हैं। देखिए, जैसे स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जिनका अपना उच्चारण स्वतः हो, बिना किसी दूसरे वर्णों के सहयोग के। पर जब हम अंग और अह कहते हैं तो हम उच्चारण के द्वारा ही देख सकते हैं कि अंग में न की मात्रा आ रही है और अह में ह की मात्रा। इसका मतलब ये स्वर तो कता भी नहीं है, पर ये चूँकि हम इन्हें लिख नहीं सकते तो ये लोग क्या है, ये व्यंजन भी नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आप लोग को अनुस्वार पे ही केंद्रित करना चाहूँगी। अयोगवाह का जो अंग का जो ध्वनि है, अंग की जो ध्वनि है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग उसके लिए ये बिंदी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाक से, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण में मुंह का कहीं भाग स्पर्श नहीं करता है, वो क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। और से हैं तालाब श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये लोग क्या है, ये संघर्षी व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुंह में क्या होता है, एक संघर्ष होता है, मतलब दो चीज़ों में घसड़ के ये ध्वनियाँ निकलती हैं। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, इसके पहले हम लोग अनुस्वार लगाते हैं, ठीक। जैसे हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे संयोग। संयोग में आप क्या देख रहे हैं, संयोग, यहाँ न का उच्चारण हो रहा है तो ये न के लिए हम लोग क्या लगाए, अनुस्वार। संयोग, संयुक्त, ये क्या है, य है, और य से पहले हम क्या लगाए, अनुस्वार लगाए, संयुक्त। संरचना, संवेदना, संलाप, अंश, संयोग, संशोधन आदि, ये सब सारे शब्द क्या है, ये सारे अनुस्वार के शब्द हैं। इनमें जो ये मात्राएं हैं, ये क्या है, ये अनुस्वार की मात्रा है, ठीक। दूसरे अगर हम लोग अनुस्वार का रूप की बात करें तो नासिक के व्यंजन। अभी नासिक के व्यंजन क्या होती है, नासिक के व्यंजन क्या होती है, जैसे कि हम लोग क वर्ग का ड ले ले, च वर्ग का य ले ले, ट वर्ग का न ले ले, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये इसको क्या ही पंचमाक्षर है। इन्हीं पंचमाक्षर को हम लोग क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक। और इनका उच्चारण अलग स्थान अलग अलग होने के बावजूद भी सिर्फ म को छोड़कर बाकी जो ध्वनियाँ हैं उनका जो उच्चारण है वो क्या है, समान है। क वर्ग हम लोग कहाँ से बोलते हैं, क कंठ से बोलते हैं, पर फिर भी अगर हम न का र का उच्चारण करें तो कहाँ से निकल रहा है, न से। च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन जब य का उच्चारण करते हैं तो ये भी न की ध्वनि दे रही है। और ट का उच्चारण स्थान मूर्धन है, लेकिन हम न की बात करें तो न का भी उच्चारण क्या हो रहा है, न से हो रहा है। त कहाँ का वर्ग है, त का उच्चारण हम लोग दंत से करते हैं, लेकिन दंत का जो पंचमा अक्षर है न, उसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, नाक से कर रहे हैं, ठीक। तो और प, सिर्फ एक प को छोड़ दे, क्योंकि प कहाँ से है, ये प ओठ वर्ण है, मतलब इसका उच्चारण हम लोग ओठ से करते हैं। इसीलिए जो म का उच्चारण है ये चारों वर्ग का हम लोग न से करते हैं, पर म का उच्चारण सिर्फ अलग होता है, ये पूरा म ही होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं या नासिक व्यंजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नासिकीय व्यंजन में पढ़ेंगे अनुस्वार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, नासिकीय व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसके बाद उनके ही वर्ग का कोई अन्य व्यंजन होना चाहिए। मतलब
हम लोग ये पांचों व्यंजन के स्थान पे क्या लगा सकते हैं, अनुस्वार लगा सकते हैं। पर शर्त क्या है कि ये इसके बाद क्या होना चाहिए, उसी वर्ग का कोई अन्य अक्षर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग क वर्ग की बात करें तो अ से पहले क्या होना चाहिए, क ख ग घ होना चाहिए। अगर हम लोग च वर्ग की बात करें तो यहाँ से पहले कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए, च, छ, ज, झ। और हम लोग ट वर्ग की बात करें तो मूर्धन्य से पहले कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए, ट, ठ, ड, ढ। और अगर हम लोग त वर्ग की बात करें तो न से पहले कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए, त, थ, द, ध। और अगर हम लोग प वर्ग की बात करें तो म से पहले क्या क्या होना चाहिए, प, फ, ब और भ। ये सारे वर्ण अगर किसी शब्द में रह रहे हैं और उनसे पहले अगर पंचमा अक्षर आ रहा है तो उनके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं। मैं दोस्तों से उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरी बात समझ में आई होगी, पर मैं अपने उदाहरणों के द्वारा उन्हें मैं और अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, जैसे अंक को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप पुरानी संस्कृत की किताब उठाएं तो आप देखेंगे कि अंक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अंक में जो अनुस्वार है ये अनुस्वार नहीं है, ये पंचमा अक्षर है। क्या है, ये पंचमा अक्षर है, जिसे हम लोग अपने सुविधा के लिए अंक को ऐसे लिखते हैं। गंगा, गंगा को आप लोग जितने भी पुराने साहित्य की किताबें उठाएं या तो किसी पौराणिक ग्रंथ को उठाएं तो गंगा ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमें। कभी कभी तो हम समझ ही नहीं पाते ये गंगा है, बट नहीं, ये गंगा ही है। इसे अब हम लोग ऐसे लिखते हैं और यही आजकल प्रचलन में भी है। अगर हम लोग चंचल की बात करें तो चंचल का सही ऐसे लिखा जाता है, पर हम लोग चंचल ऐसे भी लिखते हैं। आजकल हिंदी में चंचल ऐसे प्रचलन में है। खंजर की बात करें तो खंजर ऐसे है, खंजर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। कंठ की बात करें तो कंठ का ऐसे लिखते हैं, पर अभी हम लोग इसको ऐसे आधा मूर्धन्य के स्थान पर हम लोग क्या कर अनुस्वार लगा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ संबंध देखिए, संबंध में दो ठो अनुस्वार है। देखिए, ब किसका है, प वर्ण का है, और ब से पहले क्या है, म आया है। ठीक, और जो न है किसका है, त वर्ग का है, और उसके बाद क्या है, ध, जो कि तर वर्ग का ही एक वर्ण है। इसीलिए देखिए, जब हम लोग संबंध को ऐसे लिखेंगे तो हमने यहाँ स के बाद न नहीं पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग क्या बन रहे हैं, म पढ़ रहे हैं। देखिए, संबंध, ठीक, लेकिन हम लोग दोनों जगह अनुस्वार ही लगा दे रहे हैं, बट पढ़ कैसे रहे हैं इसको, संबंध, न कि इसको संबंध, जी नहीं, ना ही संबंध नहीं। इसको हम लोग जिस स्थान पे जो सा पंचमाक्षर है उसी के अनुसार इसको हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे संबंध। ठीक, मैं दोस्तों से उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी और वे अब अनुस्वार में कोई गलती कभी नहीं करेंगे। अनुस्वार के बाद अब हम लोग अनुनासिक पे आते हैं। दोस्तों, अनुस्वार के बाद हम लोग अनुनासिकी पर आते हैं। अनुनासिकी क्या होता है, जैसे कि उच्चारण से ही समझ में आ रहा, अनुनासिकी मतलब जब ध्वनि हमारे नाक और मुंह दोनों से निकले तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अनुनासिकी होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो न की ध्वनि है एक गूंज के साथ निकलती, क्योंकि वो नाक और मुंह से रगड़ खा के वो ध्वनियाँ निकल रही हैं, इसलिए एक तान सा पैदा होता है, एक राग सा उत्पन्न होता है। इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिकी कहते हैं। अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो क्या इसकी परिभाषा होगी, जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुनासिकी व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या हो रहा है, इसमें जो न की ध्वनि आ रही है वो कहाँ से निकल के आ रही है, नाक और मुंह दोनों से निकल के आ रही है। इसे हम लोग कैसे से दिखाते हैं, इसे हम लोग चांद बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। मतलब जहाँ अनुनासिकी होता है वहाँ क्या, वहाँ हम लोग चांद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे जैसे कौन कौन सा शब्द है, चांद। देखिए, अब चांद का उच्चारण के देखिए, चांद में जो न आ रहा है एक तान के साथ आ रहा है, एक लय के साथ आ रहा है, चांद, पाँच, आंगन, ये इस तरह के शब्द हैं जिसमें कि न क्या है, एक न नाक से न उच्चारण होके इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मुंह के साथ ही इसका उच्चारण हो रहा है। एक लय है इसमें, एक गूंज है इसमें, इसलिए यहाँ क्या लगाए हैं हम लोग, चांद बिंदु। ना सिर्फ अनुस्वार ना छोड़ लगा के हम लोग यहाँ क्या लगाए हैं, यहाँ हम लोग चांद बिंदु लगाए हैं। यही अंतर होता है अनुस्वार और अनुनासिकी में। दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग अनुनासिक के स्थान पे सिर्फ अनुस्वार ही लगा के हम लोग काम चला लेते हैं, पर वैसा हम लोग कब करते हैं ये हम अभी देख रहे हैं। जब किसी अक्षर के ऊपर शिरोरेखा लगी होती है तो ऐसे वर्ण के पास चंद्र बिंदु लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसे वर्ण के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु न लगाकर अनुस्वार बिंदा लगा दिया जाता है। जी, आप क्या समझे, क्या होता है, कभी कभी
अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है वो शिरोरेखा के ऊपर जितने भी मात्राएं होती है दोस्तों, शिरोरेखा क्या होता है, हम लोग जब हिंदी के शब्द लिखते हैं तो एक शब्द जब पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर एक लकीर खींच देते हैं। जैसे जाता, जाता के ऊपर हम एक लकीर खींच दिए हैं, यही लकीर को हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे लगा के ऊपर हम लोग शिरोरेखा खींचे, इसी को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा हिंदी का, संस्कृत का या किसी भी देवनागरी लिपि के ऊपर शिरोरेखा खींची जाती है। बिना शिरोरेखा के कोई भी देवनागरी लिपि लिखना मुश्किल है, उसे शुद्ध रूप नहीं माना जाएगा। और कुछ ऐसी मात्राएं हैं जो क्या होती है, जो शिरोरेखा के ऊपर दी जाती है। जैसे अगर हम ए की मात्रा देखिए, ये क्या, ये शिरोरेखा के ऊपर है, इसे इसलिए क्या होता है, ऐसे स्थान में चांद बिंदु देना, अगर हमको यहाँ पे चंद्र बिंदु देना है तो क्या है, वहाँ पे वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्थान पे हम लोग क्या लगा देते हैं, सिर्फ अनुस्वार लगा के काम चला लेते हैं। आगे उदाहरणों से मैं इस चीज़ को और अच्छे से आपको क्लियर कर दूँगी। है जैसे कि बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, उसका देखिए जो मात्रा है ये कहाँ चला गया, शिरोरेखा से ऊपर। ए के लिए हम लोग क्या, एक मात्रा, ये भी कहाँ, शिरोरेखा के ऊपर। ए की मात्रा 2 ठो कहाँ है, शिरोरेखा के ऊपर। ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ओ जो है एक पाई के बगल जो ये ओ कर गया, ये कहाँ, शिरोरेखा से ऊपर है। औ की मात्रा कहाँ है, ये शिरोरेखा से दोनों ऊपर। जितने शब्दों में ये सारी मात्राएं रहती हैं और उससे पहले अगर अनुनासिक का प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ अनुनासिक न लगा के अनुस्वार लगा के काम चला लेते हैं। और ये हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक ना। ऐसे नहीं कि हम लोग इसे अपने मन से ऐसे कर दे, जी नहीं, ये हमारे जो संविधान जिसमें हम लोग सारे नियम कानून हैं उसमें क्या है, ये हम इसको ये मान्यता मिली हुई है कि हम लोग शिरोरेखा वाले ऊपर के शब्द में अनुनासिक न लगा के क्या लगा सकते हैं, अनुस्वार सिर्फ एक बिंदी लगा सकते हैं। उदाहरण से आप अच्छे तरह चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मैं, देखिए मैं नहीं बोल रहे, हम इसको एक गूंज के साथ है, ये क्या है, मैं को देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग मैं को ऐसे ही लिखते हैं, हम लोग कभी ऐसे नहीं लिखे हैं, नहीं ऐसे कभी देखे हैं। मैं को हम लोग हमेशा ऐसे। इसी तरह अगर हम लोग क्यों की बात करें तो क्यों ऐसे ऐसे लिखें, क्योंकि क्यों के ऊपर क्या है, अनुनासिक है, पर हम लोग क्यों को ऐसे लिखते, क्योंकि जो ओकार की मात्रा है उसकी वजह से पूरा जगह घेरा हुआ है, इसलिए हम लोग चंद्र बिंदु ना लगा के सिंपल सा अनुस्वार लगा देते हैं। हमें में भी क्या है, ये चंद्र बिंदु है, बट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग अनुस्वार का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार नहीं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नहीं, ऐसे हम लोग अनुस्वार लगाए हुआ नहीं लिखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके अनुनासिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी डाउट होंगे, सबको मैं क्लियर कर पाई होंगी। मैं बच्चों को एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक बिल्कुल ही अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार का उच्चारण जहाँ सिर्फ नाक से होता है, वहीं अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक गूंज के रूप में होता है। आप उच्चारण से भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हैं। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता हो और मेरी पढ़ाई गई चीज़ें आप समझ पाते हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे इस सफ़र को इसी तरह बरकरार रखें और मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस हिंदी के सफ़र को, हिंदी की इस दुनिया को आगे बढ़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्हें पहुंचा सकूं। इसी के साथ धन्यवाद।